2009 कर्नाटका के हसन सिटी में एक रूटीन पुलिस कॉल आती है। इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज वॉशरूम में एक औरत की बॉडी मिलती है। उस लेडी ने शादी की साड़ी पहनी हुई थी। उस लेडी का नाम था अनीता मूल्या। ना कोई इंजरी थी बॉडी पर, ना कोई वेपन था आसपास, ना कोई साइन ऑफ स्ट्रगल। लोकल पुलिस के लिए ये एक ओपन एंड शट नेचुरल डेथ जैसा लगता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स रुक जाते हैं, क्योंकि एक केमिकल उनके सामने आता है और जब केमिकल एनालिसिस होता है रिपोर्ट सिर्फ एक शब्द बोलती है, साइनाइड। और यहीं से शुरू होती है इंडिया के सबसे खामोश सीरियल किलर की कहानी, साइनाइड मोहन। वेलकम टू द क्राइम शो। साइनाइड एक ऐसा जहर जो आमतौर पर मर्डर्स में यूज नहीं होता है। इट्स अ फास्ट एक्टिंग ड्रग, ऑलमोस्ट साइलेंट, और अगर स्पेसिफिकली टेस्ट ना किया जाए तो अक्सर डिटेक्ट ही नहीं होता है। इस एक रिपोर्ट ने सिर्फ अनीता की मौत को सस्पिशियस नहीं बनाया, इसने पिछले कई सालों की अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स को एक नई रोशनी में ला खड़ा दिया। पुलिस ने जब अनीता के लास्ट मूवमेंट ट्रेस करने शुरू किए, एक आदमी का जिक्र बार बार सामने आया। एक आदमी जो उससे रिसेंटली मिला था, एक आदमी जिसने शादी का वादा किया था, एक आदमी जो खुद को रिस्पेक्टेबल और स्टेबल दिखा रहा था। उस आदमी का नाम था मोहन कुमार। मोहन कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे देखकर शक हो। एजुकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन, पब्लिक स्पेसेस में बिना डर के घूमने वाला। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक डिस्टर्बिंग सच सामने आता गया। मोहन कुमार हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन अर्ली 2000s के आसपास उसके बिहेवियर में एक डेंजरस बदलाव आया। पब्लिक रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस दौर में उसने सिस्टमैटिकली उन औरतों को टारगेट करना शुरू किया जो समाज के सबसे कमजोर हिस्सों से आती थीं। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मोहन कुमार का जन्म कर्नाटका में हुआ था। उसकी अर्ली लाइफ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेड वायलेंट बिहेवियर। उसने पढ़ाई पूरी करी और एक समय पर स्कूल टीचर के रूप में काम भी किया। ये बात कोर्ट रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स में रिपीटेडली मेंशन हुई है कि वो एजुकेटेड था और टीचिंग जैसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। टीचर होने की वजह से वहाँ से उसका इमेज सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल था। वो बात करना जानता था, लोगों के साथ घुल मिल जाता था और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपने आप को आर्टिकुलेट कर सकता था। ये वही स्किल थी जो बाद में उसे क्राइम्स का सबसे पावरफुल टूल बनी। मोहन कुमार की पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्लेक्स थी। कोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी 2 शादियां हुई थीं। उसकी पत्नियों के नाम मंजुला और श्रीदेवी बताए जाते हैं। दोनों के साथ वो अलग अलग पीरियड्स में रहा। ये भी रिकॉर्ड पर है कि मर्डर्स के दौरान भी वो अपनी फैमिली लाइफ को नॉर्मल ही दिखाता रहा। जो बात इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में डिस्टर्ब करती है वो ये है कि जब एक तरफ वो अपनी वाइफ के साथ घर पर एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो बाहर जाकर सिस्टमैटिक तरीकों से औरतों को शादी का झांसा दे रहा था। अर्ली 2000s के आसपास उसकी ज़िंदगी में एक नोटिसेबल शिफ्ट आता है। एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं पता, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है कि इसी पीरियड में मोहन कुमार ने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी और इर्रेगुलर अनस्टेबल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया था। इसी फेज में वो ज़्यादा टाइम पब्लिक स्पेसेस में बिताने लगा। बस स्टैंड्स, टेम्पल्स, क्राउडेड ट्रांजिट पॉइंट्स, ये जगह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं थी। यहीं पर उसे वो औरतें मिलती थीं जो नए शहर, नई जिंदगी और शादी जैसे सपनों के साथ आई होती थीं। वो अनमैरिड वुमेन होती थीं, पुअर फैमिली से, और अक्सर
उस उम्र में जिसे सोसाइटी लेट मैरिज एज के तौर पर देखती है, ऐसी औरतें जो शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि सर्वाइवल का जरिया समझती थीं। मोहन कुमार इन्हीं जगहों पर घूमता था जहां ऐसी औरतें मिल सकती थीं। बस स्टैंड्स, पब्लिक स्पेसेस, शहरों के एंट्री पॉइंट्स। वो कभी अपना असली नाम यूज नहीं करता था। अक्सर खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था। कॉन्वर्जेशन के दौरान उनसे उनके कास्ट के बारे में पूछता था और फिर कहता था कि वो भी उसी सेम कास्ट और कम्युनिटी से है। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक थी। सेम कास्ट का दावा ट्रस्ट को तुरंत गहरा कर देता है। ऐसे में विक्टिम को लगता था कि सामने वाला जो है वो अपना है। धीरे धीरे वो इन औरतों से दोस्ती बढ़ाता था, फिर शादी का टॉपिक लाता था और कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका अगला स्टेप हमेशा सेम होता था, एलोपमेंट का प्रपोजल, यानी कि भाग के शादी करना। शादी के लिए शहर छोड़कर दूर चले जाना। वो ओपनली डाउरी के खिलाफ होने का नाटक करता था, लेकिन साथ में उनको ये भी कहता था कि शादी के लिए एक अच्छे कपड़े और थोड़ी सी गोल्ड ज्वेलरी लगेगी तो वो जरूर ले आना। विक्टिम से ये कहा जाता था कि सबसे अच्छा सोना ही साथ में लेकर आए अपने। उन औरतों के लिए ये उनके लिए उनकी शादी की तैयारी थी, पर मोहन के लिए ये लूट और मर्डर की प्लानिंग थी। एक बार जब विक्टिम मान जाती, मोहन उसे दूर के शहरों में ले जाता, जैसे कि मैसूरू, बेंगलुरु, हसन, मदिकेरे जैसे शहर जहां एनोनिमिटी आसान होती है। शादी के एक दिन पहले वो दोनों किसी लॉज में चेक इन करते, अक्सर बस स्टैंड के आसपास। ये लॉजेस लीगल होते थे, रजिस्टर मेंटेन होता था, इसलिए किसी को शक ही नहीं हुआ कभी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि रात को वो विक्टिम के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था। अगले दिन सुबह वो कहता था कि मंदिर जाने से पहले ज्वेलरी जो है वो लॉज रूम में छोड़ देते हैं ताकि भीड़ में उस ज्वेलरी के खोने का रिस्क ना हो। फिर रास्ते में वो लेडीज वॉशरूम के पास रुकता था। यहीं पर उसकी प्लानिंग अपने सबसे खतरनाक स्टेज में जाती थी। वो विक्टिम को एक पिल देता था, कहता कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। उसने ये कहा था कि इस पिल को लेने से उनको इमीडिएट यूरिनेट करना पड़ेगा, तो ये पिल वॉशरूम के अंदर जाके ही लेना है। विक्टिम जब वॉशरूम के अंदर जाती, वो पिल ले लेती, और वो पिल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, वो पिल साइनाइड थी। साइनाइड का इफेक्ट इतना तेज होता है कि कुछ ही मिनट्स में बॉडी कोलैप्स कर जाती है। विक्टिम्स वॉशरूम के अंदर ही गिर जाती थी। मोहन वहां रुकता नहीं था, वो सीधा लॉज वापस जाता, ज्वेलरी उठाता और शहर छोड़ देता था। इस पूरे प्रोसेस में कोई लाउड वायलेंस नहीं होता था, इसलिए अक्सर ये डेथ्स नेचुरल लगती थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच मोहन कुमार ने इसी तरीके से कम 19 यानी कि 19 औरतों को मारा। हर मर्डर के बाद वो अपनी वाइफ्स मंजुला और श्रीदेवी के साथ नॉर्मल लाइफ जीता रहा। किसी को उस पर बिल्कुल भी जरा सा भी शक नहीं हुआ। पुलिस एजेंसीज भी इन डेथ्स को अलग अलग इंसिडेंट्स के रूप में देखती रही, कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाया। अनीता मुल्या का केस इसलिए अलग था क्योंकि फोरेंसिक टेस्ट हुआ था, जिससे सच सामने आया, मीडिया अटेंशन आई, अथॉरिटीज पर प्रेशर बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन सीरियसली शुरू हुई। जैसे जैसे मोहन कुमार पर शक गहराता गया, पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और सर्च कंडक्ट की। सर्च के दौरान जो मिला उसने इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे दी। पुलिस ने मोहन कुमार के पास से 8 साइनाइड टैबलेट्स रिकवर किए। इसके साथ साथ उसके पास से 4 मोबाइल फोन्स मिले और अनीता के ज्वेलरी आइटम्स भी बरामद हुए। ये ज्वेलरी वही थी जो अनीता शादी के लिए अपने साथ लेकर चली थी। 21 अक्टूबर 2009 को मोहन कुमार को फॉर्मली गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट के तुरंत बाद पुलिस ने सिर्फ अनीता के रेप और मर्डर का केस ही फाइल नहीं किया, बल्कि एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अथॉरिटीज ने पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट हुई 17 यानी कि 17 मिसिंग गर्ल्स के केसेस को दोबारा रीओपन करने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ एक मर्डर तक सीमित
नहीं रही। पुलिस ने अनीता के घर का लैंडलाइन डेटा एनालाइज किया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अनीता रात के लेट आवर्स में अक्सर किसी एक नंबर पर लंबी बातें करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो वो नंबर मदीकरी के एक एड्रेस से लिंक निकला। इस कनेक्शन का नाम था कावेरी मंकू। जब पुलिस मदीकेरी पहुंची तो एक और शॉक सामने आया। कावेरी मंकू खुद भी मिसिंग थी। उसके परिवार ने पहले ही उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। अब इन्वेस्टिगेशन और गहरी हो चुकी थी। पुलिस ने कावेरी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले। एनालिसिस से पता चला कि उसके फ़ोन पर एक नंबर से अनयूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी कॉल्स आए थे। ये नंबर ऐसा था जिसे कावेरी के फैमिली मेंबर्स पहचान नहीं पा रहे थे। इसी नंबर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन पहुंची कसरकोट, जहां ये नंबर पुष्पा वासुकोड़ा के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस जब पुष्पा के घर पहुंची तो वहां भी वही कहानी थी। पुष्पा को भी 1 साल पहले मिसिंग रिपोर्ट किया जा चुका था। अब एक क्लियर चेन बन चुकी थी। अनीता, कावेरी, पुष्पा, हर एक मिसिंग वुमेन का फोन रिकॉर्ड पुलिस को अगली मिसिंग वुमेन तक ले जा रहा था। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड से इन्वेस्टिगेशन पहुंची पुतुर, जहां से एक और नाम सामने आया, विनुथा पिजना। विनुथा भी मिसिंग थी और विनुथा के फोन रिकॉर्ड्स ने भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया। एक नंबर, लंबी बातें और फिर एक लंबा साइलेंस। जैसे जैसे ये चेन बढ़ती गई, पुलिस को समझ आने लगा कि ये रैंडम मिसिंग केसेस नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। इस स्टेज पर पुलिस ने बंधवाल में एक स्पेशल टीम को टास्क दिया, जिसका काम था कि सभी लिंक नंबर्स का डंप डेटा एनालिसिस करना। इस एनालिसिस का पर्पस था कि एक ही कॉमन कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई करना, जो आदमी इन सब औरतों की लाइफ में कॉमन था। और इसी तरह पुलिस धीरे धीरे मोहन तक पहुंची और सारे मिसिंग केसेस उससे लिंक करे गए। जब न्यूज़ बाहर आई, हेडलाइंस ने मोहन को एक नाम दिया, साइनाइड मोहन। उस पर 25 किलिंग्स का आरोप लगा। 20 केसेस में कॉन्विक्ट हुआ। कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी दी गई तो कुछ केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 24 जून 2020 को बेंगलुरु के ट्रायल कोर्ट ने उसे 20th मर्डर केस में लाइफ सेंटेंस सुनाई। आज मोहन कुमार जेल में है एंड ही इज सर्विंग हिज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि मर्डर्स हुए, सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इतनी सारी औरतें एक ही तरीके से मरी और सालों तक कोई भी सिस्टम उनके लिए नहीं रुका। कभी कभी मर्डर आवाज नहीं करता है, कभी कभी खून नहीं गिरता है, कभी कभी मौत सिर्फ एक भरोसे के साथ आती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। कमेंट्स में बताएं कि क्या सिस्टम इस साइलेंस को पहले तोड़ सकता था। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।